नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह। उसी प्राथमिक क्रियाओं में आगे आज कृषि, आज की टॉपिक है कृषि। जे संसार में विविधताओं के कारण प्रत्येक देश में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां अपनाई गई हैं। स्थानीय दशाओं एवं सुविधा के अनुसार ये अपनाई जाती हैं। हर जगह एक समान कृषि पद्धति नहीं अपनाई जा सकती। तो पहला है जीवन निर्वाह कृषि। यह वह कृषि है पद्धति है जिसमें उत्पाद बिक्री के लिए न होकर कृषक परिवार के उपभोग के लिए होते हैं। किसान अपनी आवश्यकताओं के सभी फसलों जैसे अनाज है, दलहन है, तिलहन है, गन्ना है को स्वयं उगाता है। किसान मुख्यतः फसलों के साथ दुधारू पशु भी पालता है, इसलिए इसे जीविकोपार्जन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यह कृषि ज्यादातर विकासशील देशों में प्रचलित है और इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, या कह सकते हैं इस क्रिया को मतलब जीवन निर्वाह कृषि को हम दो पद्धतियों द्वारा देख सकते हैं। एक नंबर आता है स्थानांतरण या स्थानांतरित कृषि। हम इसे अपनी भाषा में झूम कहते हैं, झूमिंग। झूमिंग कृषि। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि गहन कृषि। अब गहन कृषि से मतलब आशय है चावल प्रधान, मतलब जहां खेती होती है चावल प्रधान गहन खेती कृषि होती है और चावल रहित गहन कृषि होती है। तो गहन कृषि कह सकते हैं। स्थानांतरित कृषि को हम कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जानते हैं। यह कृषि मानव के उस प्रयास का प्रतीक है जब उसने उदर की पूर्ति के लिए जंगलों में भटकता था, तब वह अनाज उगाना धीरे धीरे सीखा। इस पद्धति में कृषक वन के एक छोटे से टुकड़े को आग के हवाले कर देता था, या आग से जला देता था, या साफ कर देता था, और जले हुए वनस्पतियों के राख को उसी क्षेत्र में मिला देता था, और मिट्टी में जब मिल जाती थी तो खाद का काम भी करती थी। और वहां कृषि तब तक मतलब की जाती थी औजारों, छोटे छोटे औजारों के माध्यम से, जब तक वह उपजाऊ बनी रहती थी। ऐसे कहते हैं कुदाली और फावड़े के माध्यम से यह खेती की जाती थी, तब तक की जाती थी जब तक कह सकते हैं कि वहां पर उपजाऊ मतलब फसल वहां पर उत्पन्न हो रही थी। जैसे ही वो फसल वहां पर समतल कह सकते हैं कम उपजाऊ देने लगती थी, तो उस स्थान को छोड़ करके मतलब किसान अन्यत्र दूसरे स्थान पर चला जाता था और वही पद्धतियां वहां भी बनाता था। वहां की वनस्पति जंगल के छोटे से भाग को आग के हवाले करके पुनः नई प्रकार की खेती करने लगता था। इसीलिए इसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके खेती करना। जैसे कुछ इसके प्रचलित नाम भी हैं, आपने सुना होगा भारत में, मैंने अभी बताया झूमिंग कृषि होती है। भारत में झूम के नाम से जाना जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया दो देश हैं, मलेशिया व इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कह सकते हैं, लदांग के रूप में जाना जाता है। अगर मैक्सिको में चले जाएं, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा ब्राजील में भी रोका के नाम से हम जानते हैं। अन्य स्थान भी है कुछ जगहों पर, जैसे श्रीलंका है, कुछ मतलब और स्थान है जहां पर इस तरह की खेती की जाती है। ये भारत आप जानते हैं एशिया में है, मलेशिया इंडोनेशिया एशिया में है, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में है। गहन कृषि के रूप में अगर जाने तो गहन कृषि यह कृषि पद्धति संसार के घने बसे क्षेत्रों में प्रचलित है। भूमि के छोटे से टुकड़े पर काफी संख्या में लोग खेती का कार्य करने में लगे रहते हैं। चावल प्रधान गहन कृषि यह भी जीवन निर्वाह के लिए ही किया जाता है। ज्यादातर मानसूनी जलवायु वाले देश यानी एशिया का पूर्वी हिस्सा और दक्षिण एशिया का जो हिस्सा है वह इस खेती में प्रचलित है, मतलब कह सकते यहाँ पर यह खेती प्रचलित है। जैसे चाइना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, जापान, कोरिया मुख्य रूप से इस कृषि के लिए जाने जाते हैं। इस तरह विश्व के मानचित्र पर मैंने अभी कहा कि मतलब जीवन निर्वाह कृषि के बारे में चर्चा चल रही थी, तो उसमें दो चीजें हैं। मैंने कहा एक तो चावल रहित गहन कृषि और एक चावल गहन मतलब चावल का वह क्षेत्र जहां चावल के लिए गहनता से कृषि की जाती है। तो चावल रहित गहन कृषि में मंचूरिया फेमस है, चाइना फेमस है, उत्तरी कोरिया फेमस है, जापान फेमस है, अब भारत भी कुछ स्थानों पर फेमस है। जैसे उन्हीं में मैंने कहा कि चावल जहां जहां होता है तो चावल के लिए ये क्षेत्र सिर्फ मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र जाना जाता है। ये इस तरह है, ये हिस्सा है, यहां पर चावल की खेती ज्यादा होती है। अब यहां पर ही जहां पर मानसूनी जलवायु वाला कह सकते हैं कि वर्षा की कमी यहां जिन क्षेत्रों में पड़ी जाती है, कम होती है, उन क्षेत्रों पर गेहूं, अन्य अनाज कह सकते हैं, अन्य अनाज लिखें, अन्य अनाज का उत्पादन होता है। इसमें गेहूं प्रसिद्ध है, ऐसे कह दें गेहूं की खेती ज्यादा मात्रा में की जाती है। तो मंचूरिया और चाइना और उत्तरी कोरिया, जापान इसी क्षेत्र में है, सब फेमस है इसके लिए। तो भौगोलिक दशाएं जिन स्थानों पर चावल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, वहां पर चावल के स्थान पर गेहूं और सोयाबीन और जौ की खेती की जाती है। अगला नंबर हमें अब आ जाए रोपण कृषि। अब कृषि के प्रकार चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर आ गए हम। रोपण यह ज्यादातर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अध्यारोपित करके फसल को उगाया जाता है, लगाया जाता है। यह ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नर्सरी डाल करके पौधे को उखाड़ेंगे और किसी निश्चित स्थान या निश्चित क्षेत्र में ले जा करके उसे हम रोपित कर देते हैं। यह ज्यादातर प्रसिद्ध है, प्रचलित है। जैसे भारत में चाय है, रबड़ है, भारतीय है, तो भारत में चाय की खेती असम के बागानों में कर सकते हैं, ठीक सिक्किम में है। और रबड़ की खेती दक्षिण भारत के लिए फेमस है, कर्नाटक है, ठीक आंध्रा है। इस तरह इधर रबड़ की खेती, तो दो चीजें हैं। श्रीलंका में भी चाय की खेती की जाती है, मलेशिया में रबड़ की खेती की जाती है। श्रीलंका, मलेशिया और इसी क्षेत्र में कहते हैं फिलीपींस भी है, नारियल की खेती। इंडोनेशिया है, इसी क्षेत्र में गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। अब ब्राजील, वास्तविक रूप में ब्राजील है, जिसे हम कहवा की खेती के लिए जाना जाता है और उसे हम फजेंडा के नाम से जानते हैं। तो ज्यादातर कह सकते हैं रोपण कृषि में कुछ क्षेत्र विशेष ज्यादा प्रचलित है। अगला नंबर आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित तीसरे नंबर पर। मिश्रित कृषि में फसलें उगाना तथा पशुपालन दोनों को महत्व दिया जाता है।
किसी एक चीज को महत्व नहीं दिया जाता। इसमें यूरोप में कुछ क्षेत्रों में जमीन के नीचे जैसे आलू और चुकंदर की खेती करते हैं, और जमीन के ऊपर जौ, जई या राई की खेती किया करते हैं। इन फसलों के काटने के बाद कम अवधि में उगाई जाने वाले पशुओं के चारे की खेती की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के की पेटी में मक्का और सुअर दोनों पाले जाते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रदेश, इस तरह मक्के की पेटी के लिए क्षेत्र जाना जाता है। यहाँ पर मक्के की खेती की जाती थी। और रूस में गेहूं और आलू तथा सूर्यमुखी का पौधा और साथ में पशुपालन का कार्य एक साथ किया जाता है। इस तरह ये हिस्सा जो है इसके लिए फेमस है, ये मक्का के लिए, और ये कह सकते हैं गेहूं की खेती के लिए और सूरजमुखी की खेती के लिए ज्यादातर जाना जाता है। इसमें अगला नंबर आता है डेयरी उद्योग, हम यहां लिख दे रहे हैं। चौथा है कृषि के ये टाइप्स चल रहे हैं, किस तरह के डेयरी कृषि माने जीवन निर्वाह, रोपण, मिश्रित और डेयरी कृषि पर आए। इस कृषि पद्धति में दूध से बने उत्पाद एवं दूध की मांग को पूरा करने के लिए विशेष रूप से दुधारू पशु, गाय तथा उनके प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है। उसे डेयरी कृषि के रूप में ज्यादा प्रचलित करने का योगदान इस क्षेत्र को जाता है डेनमार्क, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में डेनमार्क के अलावा हॉलैंड और यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल है। इसमें आपने सुना होगा होलिस्टन फ्रीजियन, जर्सी, इस तरह की गायों को वहां पाला जाता है। उत्तरी अमेरिका में यूएसए और यानी अमेरिका और कनाडा दोनों शामिल हैं। यहाँ पर कह सकते हैं झील प्रदेश के क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य किया जाता है। ओसानिया में यानी ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में भी भेड़ पालन का कार्य किया जाता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु भारत में प्रसिद्ध स्थान हैं दूध उत्पादन में। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सब फेमस हैं। लेकिन करनाल राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कह सकते हैं सिर्फ पशुओं पर शोध किया जाता है, कौन से पशु ज्यादा दुधारू हैं। यह कार्य करनाल में ज्यादातर फेमस है। झांसी में राष्ट्रीय चारा शोध संस्थान स्थापित है। और गुजरात का आनंद जिला तो श्वेत क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। कह सकते हैं कि श्वेत क्रांति का प्रचलन गुजरात से ही प्रारंभ हुआ है। और इसमें अगली कड़ी है, इसमें अगला हम कहते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। 5वें नंबर पर भूमध्य सागरीय कृषि, ये वाला क्षेत्र, ये भूमध्य सागर क्षेत्र के ऊपर नीचे क्षेत्र जो फेमस है, यह भूमध्य सागरीय कृषि के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जलवायु भूमध्य सागर से प्रभावित है। बहुआयामी और अनोखी कृषि पद्धति है यहाँ की पारंपरिक कृषि के रूप में भी यह जानी जाती है। यह भूमध्य सागर का सीधा प्रभाव इस तरह का कृषि पर पड़ता है, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय कृषि के रूप में जाना जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि में अनाज और फल के साथ फूलों की भी खेती की जाती है। ज्यादातर फलों में अंगूर, अंजीर और खजूर, जैतून के बाग ज्यादा प्रसिद्ध हैं। वैसे तो यह क्षेत्र रसदार फलों के लिए जाना जाता है, जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू है, इस तरह के
फसलों के लिए क्षेत्र ज्यादा प्रचलित है। भूमध्य सागर के साथ साथ ये क्षेत्र में कैलिफोर्निया घाटी और चिली, ये हिस्सा, दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट वाला हिस्सा, मतलब ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट, यानी ये हिस्सा, जहां जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है उन क्षेत्रों पर रसदार वृक्षों की खेती यानी रसदार फलों की खेती ज्यादातर की जाती है। अगला नंबर है 6वां, उद्यान कृषि। उद्यान यह एकमात्र नगदी कमाने तथा व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली सब्जी की खेती है। सब्जी के साथ साथ फूलों की भी खेती की जाती है। उद्यान कृषि नगरों के समीप की जाती है, जिसे हम ट्रक फार्मिंग या मार्केट गार्डनिंग के रूप में जाना जाता है। कृषि के छोटे फार्म होते हैं। शहरों के समीप होने के से तीव्र परिवहन से जुड़े होते हैं। यह कृषि श्रम और पूंजी दोनों में ज्यादातर पूंजी प्रधान श्रम और पूंजी प्रधान खेती है। ये पौधों को बचाने के लिए भारी मात्रा में कीटनाशक उपयोग किया जाता है और कह सकते हैं अधिक पूंजीपति लोग इस कृषि पर निर्भर होते हैं और हरी हरी सब्जियों का मतलब कह सकते हैं नगरों तक पहुंचाने का कार्य कृषक यानी पशुपालक वर्ग करता है और छोटे से बागों में इस खेती ज्यादातर नगरों के समीप ही मतलब कहते हैं यह कृषि की जाती है। अगला है 7वें नंबर पर सहकारी कृषि। सहकारी कृषि ये टाइप्स हैं, प्रकार हैं। लास्ट प्रकार है सहकारी कृषि। लाभकारी कृषि के लिए किसानों का एक समूह स्वेच्छा से अपने संस्थानों को यानी अपने संसाधनों को एक जगह मिलाकर एक सहकारी समिति बना लेते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म ज्यों का त्यों रहते हैं। केवल खेती का काम सहकारी भावना से किया जाता है। सहकारिता आंदोलन लगभग 100 वर्ष पूर्व पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ था, जो सफल रहा। ज्यादातर डेनमार्क, नीदरलैंड, इटली, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में, पश्चिमी देश मतलब भी कह सकते हैं यूरोप के ये देश ज्यादातर फेमस नहीं कह सकते हैं, इन देशों में प्रचलित है। डेनमार्क में सहकारिता आंदोलन इतना सफल हुआ कि आज वहां का प्रत्येक किसान सहकारी समिति का मेंबर है यानी सदस्य है। लेकिन भारत में इस तरह की खेती आज भी प्रचलित नहीं है। लगभग कह सकते हैं कि ये चैप्टर यानी कृषि की जो प्रकार थे वो समाप्त हुए और इसी के साथ हम चैप्टर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।